नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप मुंबई एक्सप्रेस में देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जो आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आज हमारे बीच मुंबा देवी के विधायक श्रीमान आमीन पटेल साहब हैं। आमीन जी, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमीन जी, एक बार फिर से इलेक्शन और 5 साल का आपने कार्यकाल पूरा किया। ऐसा इन 5 सालों में आपने क्या किया जिसको देख करके जनता आपको दोबारा चुने? मैंने पिछले 5 सालों में कई मरतबा चीफ मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर और तमाम ऑफिसरों से मिल के इस बात की रिक्वेस्ट की कि ये 100 करोड़ रुपए इन इलाकों के लिए बहुत कम है, इसको सीधा हमको 200 करोड़ रुपया करना चाहिए। और आज आपके साथ में बैठ कर ये आपको बताते हुए और हमारे दर्शकों को बताते हुए मुझको बहुत खुशी महसूस होती है कि मैंने 100 करोड़ को, जो 40 साल पे 100 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ा के मैंने 200 करोड़ रुपया करवाया और उसने मुझको कामयाबी मिली है। तो अगर पहले 500 बिल्डिंग बनती थी, 1000 बिल्डिंग बनती थी, तो अब 1000 और 2000 बिल्डिंगें बनेंगी, यानी ऑटोमेटिकली पैसा डबल हो गया है। उसके बाद में एक दूसरा मसला था कि जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि पर स्क्वायर मीटर माड़ा 2000 रुपया पर स्क्वायर मीटर इसको खर्चा कर सकती है। मैंने कहा कि आज के दौर में जब रेती, सीमेंट, स्टील, खड़ी, इसके सबके दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो हमको इसको बढ़ाना चाहिए। और आज मेरी मांग के ऊपर असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी बढ़ा के 3000 रुपया पर स्क्वायर मीटर कर दिया है। उससे कई बिल्डिंगों की रिपेयर का काम शुरू हो गया है। बिल्डिंगों को लेकर लोग जो है हमारे इलाके में 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, अगर किसी के पास 200 फुट का घर है तो वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता है, उसके पास बड़ा घर माना जाता है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई, मिलिंद्रा साहब ने मेहनत किया कि 225 फुट से हम उनको 300 फुट का घर दें। मगर मसला था रीडेवलपमेंट में, मसला ये था कि हमारे वहाँ ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी 6 बिल्डिंगें थी। तो जो ए कैटेगरी की बिल्डिंग थी उसको तो रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन मिल जाती थी, जो बी और सी कैटेगरी की 6 बिल्डिंगें थी उनका रीडेवलपमेंट नहीं हो पाता था, बिल्डर को उसका इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो उन बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग थे वो उसी पुरानी बिल्डिंग में उसी बिल्डिंग को रिपेयर करके रहना, हर साल रिपेयर करना, उसमें लीकेज, उसमें टॉयलेट का प्रॉब्लम, छोटे छोटे घर। तो मैंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि 1969 तक की जो भी शेष बिल्डिंग है, 1969 का कट ऑफ डेट में ए, बी और सी कैटेगरी को मर्ज कर दिया जाए और 33(7) जो रीडेवलपमेंट जो होता है, जो पुरानी बिल्डिंग और रीडेवलपमेंट होता है, उसके अंदर सभी बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट की परमिशन देनी चाहिए। और मुझको बेहद खुशी है कि मैं ये चीज़ भी कराने में कामयाब हो गया। और आज जो है जो पॉलिसी है उसके तहत 1969 तक की जो भी बिल्डिंगें बनी है, अगर टेनेंट चाहते हैं कि हम उसको रीडेवलपमेंट में ले जाए तो रीडेवलपमेंट के लिए ले जा सकते हैं। तो ये जो पुरानी बिल्डिंगों के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग रिपेयर होने में आसानी हो गई, बिल्डिंग को पैसा मिलने में आसानी हो गई, और अगर टेनेंट चाहते हैं अपनी मर्जी से तो रीडेवलपमेंट के लिए उनका रास्ता खुल गया। जिस तरह की बात आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आपने लोगों के लिए काम किया, नई नई स्कीम्स को लेकर के लोगों को फायदा दिलवाया, इसके बावजूद भी क्या वजह थी कि आप ही के पार्टी के सांसद, यानी सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मुंबई की बात करूंगा, कि पूरे मुंबई से कांग्रेस के सांसदों का सफाया हो गया? देखिए, अगर हम बात करते तो इस पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक लहर बोलिए या सुनामी, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो, वो चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। और मुंबई के 6 के 6 आमदार हार गए, महाराष्ट्र में भी हमारे एमपी हार गए, ये बात हो गई। मगर अब पूरे इंडिया का सिनेरियो देखिए कि उस दिन के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद में जितने भी चुनाव हो गए, उत्तराखंड हो, बिहार हो, कल आपने गुजरात देखा, यूपी देखा, आपने राजस्थान देखा, लगातार बीजेपी का ग्राफ गिरते जा रहा है। एक मार्केटिंग का जो स्टेटस उन्होंने अपनाया था, एक मार्केटिंग को जिस तरह से उन्होंने पब्लिक के सामने ला के झूठे सपने दिखाए थे, लोग उस नींद खुल गई, उस सपने से बाहर आए, हकीकत में आने के बाद उनको पता चला कि ये जो भी कहा गया था वो सब गलत बात थी। और आज जिस तरह की राजनीति बीजेपी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। इसीलिए आपने देखा है कि गुजरात में, जबकि गुजरात को इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक मॉडल स्टेट बना के पेश किया गया था, जिस तरह से हम गुजरात में डेवलपमेंट किए उसी तरह से हम पूरे भारत में डेवलपमेंट करेंगे, ये बात बीजेपी की तरफ से आई थी। मगर आप देखिए, प्रधानमंत्री उस प्रदेश से, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बनते हैं, मगर गुजरात में उसके बाद में जो चुनाव होता है तो कांग्रेस वहाँ पे 3 सीट, राजस्थान के अंदर बिल्कुल असेंबली के अंदर कांग्रेस का सफाया कह सकते हो गया था। कल चुनाव के नतीजे आए, उसमें भी 3 सीटें जो है वो राजस्थान में कांग्रेस जीती है। यूपी के अंदर पूरा 2 सीट कांग्रेस की और 5 सीट समाजवादी के आने के बाद में
सफाया हो गया पूरी यूपी के अंदर। आप देखिए कि 11 में से 9 सीट जो है बीजेपी हार जाती है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को इस बात का एहसास हो गया, बहुत कम टाइम में एहसास हो गया। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतने कम टाइम में लोगों को एहसास हो जाएगा कि इतनी जल्दी वोटों का परिवर्तन हो जाए और लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी गलती हो गई है, हमने गलत जगह पर भरोसा किया, विश्वास किया है। और उसके वजह से आज लगातार पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में जो भी चुनाव होते जा रहे, बीजेपी और उनकी सहयोगी का सफाया होता जा रहा है। आपको भी इस बात का डर था कि जो आपके जो वोटर्स हैं वो पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में कहीं ना कहीं वो आपसे कट गए होंगे, और अभी जो कल जो चीजें सामने आई हैं दोबारा वो आपकी तरफ उनका झुकाव हो गया होगा? मैं अपने मुंबा देवी में रहने वाले का हर एक वोटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट चुनाव में मुंबई के अंदर बड़े बड़े लोगों को शिकस्त उठानी पड़ी, मगर हमारे खासदार मिलिंद देवरा का काम और ऐसे आमदार मेरा काम और मेरे नगर सेवकों के काम की वजह से मुंबई के अंदर कांग्रेस की नंबर 1 सीट रही है, तो मुंबा देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। यहाँ पर तकरीबन 23,000 से भी ज़्यादा वोट से शिवसेना के जो उम्मीदवार थे उनसे मिलिंद देवरा साहब आगे थे, लीड में थे। ये मुंबई के अंदर एक ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म को मानती है, जो सिर्फ और सिर्फ काम को देखती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से को आशीर्वाद देती है और अपने लोगों को प्यार करती है। जिस तरह से पिछले पार्लियामेंट चुनाव में मिलिंद देवरा साहब आगे रहे, उसके बाद में मैं चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया, प्यार दी, मोहब्बत दी, दुआएं दी, मैं जीत कर आया। उसके बाद में जब मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पे यहाँ से चुनाव लड़ी और 5 सीटों पे हम बड़ी भारी अक्सरियत से जीत के आए, और एक सीट जो हम हार गए वो बहुत छोटी मार्जिन से हार गए। तो यहाँ के लोगों को ये विश्वास है कि हमारा फ्यूचर जो है वो कांग्रेस के साथ में है। हम जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो कांग्रेस के फिर वो नगर सेवक हो, आमदार हो के खासदार हो, वो हमारे लिए 5 सालों तक रात दिन काम करते हैं। अमित भाई, आप जिस क्षेत्र के हैं, मुंबा देवी जहाँ जो आपका क्षेत्र पड़ता है, जहाँ के आप विधायक हैं, वहाँ पर एक मतलब अल्पसंख्यक की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत बड़े तौर पर आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से AIMIM पार्टी के अध्यक्ष ये जो आए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी आए हुए हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषणबाजी की, और लगातार मतलब हर पार्टियों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, शिवसेना में हाजी अराफात भी आ गए हैं अब, तो लगता नहीं है कि जिस तरह से ये जो फेरबदल हो रहा है, कहीं ना कहीं पे अल्पसंख्यक जो वोट्स हैं वो अब बढ़ जाएंगे? मुझको, जैसा मैंने अपनी बात में आपको पहले बताया इंटरव्यू के अंदर, मुझको अपने इलाके के लोगों पे पूरा भरोसा है। मुझको अपने इलाके के लोगों पे इसलिए इतना भरोसा है कि मेरे इलाके के लोगों को हम पर इतना भरोसा है। ये लोग जो है ये जानते हैं कि अगर सेकुलर वोट, मैं वर्ड सेकुलर इस्तेमाल करता हूँ, कि सेकुलर वोट का जहाँ भी डिवीजन होगा वहाँ पर फिरका परस्त ताकतों को फायदा मिलेगा। और ये पहले भी हुआ है, जब जब सेकुलर वोटों का डिवीजन हुआ है, जब जब कम्युनल फोर्सेस को ताकत मिली है। और मुंबा देवी में रहने वाले लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही सोच समझ के फैसला करते हैं, और उनको ये बात का एहसास है, ये बात का पता है कि अगर हमने अपना वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले 5 सालों में हमको जो फिरका परस्तों के सामने जो है जाना पड़ेगा। अमित भाई, जो इलाका है आपका, वहाँ पर माना जाता है कि ड्रग्स डीलर जो होते हैं, खासतौर पर जो नशे की दवाइयाँ हो गई और चीज़ें हो गई, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे अवैध तरीके से लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे 2 तरह के नशे की चीज़ें दिखती है। एक तो जो नॉर्मल नशा होता है, चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, ये जो नशा है, LSD, MD, जो उस तरह का नशा होता है। और दूसरा एक जो नशा इस इलाके में और दूसरे मुंबई में दूसरी जगह में होता है, वो जो मेडिकल स्टोर में सस्ती सिरप, रेस्टिल, ये सब जो चीज़ मिलता है उसका होता है। मैंने असेंबली के अंदर ऑन रिकॉर्ड मेडिकल स्टोर से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई खरीद करके असेंबली में ले जा करके दिया कि, और स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि इस तरह की मेडिसिन एक आम आदमी मेडिकल स्टोर से खरीद के नशा कर रहा है, इसको रोकने के लिए, इस तरह के नशे को रोकने के लिए जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे करते हैं, उसको रोक लगाना चाहिए। और मुझको बड़ी खुशी है कि बहुत सारी दवाई जो बंटी पाटिल, जो फूड एंड ड्रग के स्टेट मिनिस्टर, जो ने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली इस बात का एतराफ़ किया, और बहुत सारी जो दवाई थी उनको एज शेड्यूल में डाल करके उसको रोक लगाने की कोशिश की कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेच नहीं सकते। जो दूसरी तरह का नशा था उसके लिए हमने एक मूवमेंट चलाई, हजरत मोइन अशरफ साहब है, हमारे दोस्त यूसुफ अबरानी साहब है, हमने सब लोग ने मिलकर एक मूवमेंट चलाई है कि पूरी जगह से, मुंबई से ये ड्रग का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि ड्रग सिर्फ एक आदमी को बर्बाद नहीं करता है, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है, और ड्रग्स में जाने वाला आदमी का रिहेबिलिटेशन बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोनों तरह के ड्रग्स पे रोक लगाने की हमने कोशिश की।
कितनी कामयाबी इसमें मिली अब तक आपको? बहुत बड़े हद पे इसमें जब से ये मूवमेंट हमने हाथ में लिया है, जैसा मैंने बताया कि जो असेंबली की बात, क्योंकि एक तरह से ये युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें आज का जो ड्रग्स का जो सिस्टम है, उसमें युवा पीढ़ी और स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसके अंदर जो है उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। उसके लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाया, लोगों से बात की, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें किया कि भाई आपको पता चलता है कि इधर ड्रग बिकते, आप बताइए। और जो मेडिकल स्टोर्स इस तरह का व्यापार करते थे, जो बच्चों के हाथ में कॉरेक्स जैसी 10-10 बोतलें दे देती या रेस्टिल दे देते थे या दूसरी गोलियां दे देते थे, उसके ऊपर हमने रेड्स करवा करके उन दुकानों को बंद करवाया, उनका लाइसेंस कैंसिल करवाया। तो बड़ी तादाद में हमने इसके ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश की है। और हमने बार बार लोगों से भी अपील की है कि अगर आपके बाजू में, आपके पड़ोस में, आपकी बिल्डिंग में कोई आदमी ड्रग लेता है तो आप हमको बताइए, तो हम उसको रिहेबिलिट करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि ड्रग्स तुमको नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे आने वाले जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, उसको लेके हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है। चलिए, ये तो आप एक तरफ से युवाओं के लिए जो मतलब जो सरदर्द बन गया है आज, जो मतलब नशे को रोकने की तैयारी में लगे हुए, लेकिन युवाओं को लेकर के ही आपके दिमाग में ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत आज, क्योंकि आज की तारीख में एक बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया है। देखिए, इस मुद्दे को हमारे जो लीडर है मिलिंद देवरा साहब, वो युवा है, मुझसे ज़्यादा युवा है। वो बहुत छोटी एज में नहीं, मेंबर अगर ऑफ बाल काले पार्लियामेंट कर बने। लेंगे तो आप भी युवा लगेंगे। ये तो आपकी एक मेहरबानी है जो आप ऐसा कहते हो, वरना मैं अपने आप को युवा नहीं समझता हूँ। मगर युवाओं के बीच में रहने के, आप जैसे युवाओं के साथ में रह करके महसूस, एक एनर्जी महसूस होती है, काम करने का जज्बा मिलता है उसमें। मगर क्या है कि हमारे जो खासदार मिलिंद देवरा जो है, जो खासदार थे, उन्होंने हर बार युवाओं के लिए एक अलग ही प्रोग्राम हमको दिया है। और उनके लीडरशिप में हमने इस इलाके के अंदर बहुत सारे जॉब फेयर किए, और एक जॉब फेयर के अंदर हजारों बच्चों को, और एक आम डेस्क बॉय से लेकर के जेट एयरवेज के अंदर तक उसको नौकरी मिली है ना। वास्ट है, जैसा उसका, अगर एसएससी फेल है तो उसको एसएससी फेल के जैसे जॉब, वो एचएससी है तो उसको एचएससी की जॉब, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट इंजीनियर है ना। वास्ट है, हजारों बच्चे एक दिन में आते थे, ऑन द स्पॉट लेके जाते थे। हर साल का हमारा ये कार्यक्रम है। दूसरा हमने ये कहा गया है कि लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि हम खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करें, हम खुद का कारोबार करें। मुझको बहुत खुशी है कि मिलिंद देवरा साहब की मेहनतों की और हमारे प्रयासों की वजह से हमने जो है इस प्रदेश का, महाराष्ट्र का पहला माइनॉरिटी का आईटीआई हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के सामने मुंबई देवी असेंबली कॉन्फ्रेंस में हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा के नाम से शुरू करने का काम किया है। बिल्डिंग का काम चल रही है, मगर कोर्सेज जो है सेंट जेवियर स्कूल में, कॉलेज में चल रहे। और हर साल सैकड़ों बच्चे अलग अलग कोर्स, यहाँ से लेके के नॉन एसएससी कोर्स से लेके एसएससी कोर्स से लेके ग्रेजुएशन कोर्स से, बच्चियों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स वो वहाँ पर शुरू हो गया है। सैकड़ों बच्चे उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और वहाँ से कंप्यूटर सीखने के बाद में, दूसरे कोर्सेज सीखने के बाद में, फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के बाद में वो खुद अपना कारोबार करके अपने पैरों पर खड़े होते। ये काम हमने लोगों के लिए किया है। अमित भाई, आप मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन के 7 साल तक चेयरमैन थे। इन 7 सालों के कार्यकाल में आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहला मैं कांग्रेस हाईकमांड का, मुख्यमंत्री जी का, उस टाइम के विलासराव देशमुख जी का और मुरली देवरा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको माइनॉरिटी के लिए काम करने का एक मौका दिया। नॉर्मली 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल का टर्म होता है एक चेयरमैन का। मेरे काम को देखते हुए गवर्नमेंट ने मुझको सेकंड एक्सटेंशन दिया, 6 साल का दिया। 6 साल के बाद में फिर 1 साल का दिया। तकरीबन 7 साल तक मैं वहाँ पे चेयरमैन रहा। और मुझको बहुत खुशी है कि वहाँ पर मैंने वो काम किया कि तकरीबन 45,000 फैमिली को मैंने लोन सेक्शन किया, और तकरीबन 38,000 फैमिली के हाथ में चेक देकर उनको काम पे लगाया। मैंने रोजगार दिया उनके हाथ में, इतनी बड़ी फैमिली को। क्या और अमाउंट्स थे? अमाउंट्स क्या थे? वो अमाउंट छोटे कारोबार के लिए 50,000 थे, बड़े कारोबार के लिए 1 लाख थे। एजुकेशन लोन जो थे, एजुकेशन लोन पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और पूरे 7 साल में एक भी बच्चा जिसने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया, उसके डॉक्यूमेंट पूरे थे, उनको मायूस नहीं होना पड़ा। और हज़ारों बच्चों को हर साल 7 साल तक लगातार एजुकेशन लोन देके पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, अलग अलग प्रोफेशन, जर्नलिस्ट, अलग अलग प्रोफेशन में हमने उनको डाला है। और आज उसके वजह से कई हमारे अकलियत के बच्चे आज वहाँ से लोन लेने के बाद में, जिनके पेरेंट्स उनका एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज वो एजुकेट होने के बाद में डिग्री हाथ में लेके काम कर रहे हैं। दूसरा हमने काम किया जो बहुत अच्छा मुझको पर्सनली, कभी कभी क्या काम होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है।
जिसके हमको महसूस होता है, जिसके कि हमको ये काम मौका मिला था और हमने कर दिया, वो काम ये था कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ की बहनें हैं वो बाहर ज़्यादा करके काम करने नहीं आती है, तो हमने बचत गट के माध्यम से, बचत गट के द्वारा हमने उनको पैसा दिया। और मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया अपने चेयरमैनशिप के दौरान, और जब देहात में, गांव में या छोटे शहरों में जब मैं गया तो उनकी ज़रूरतें बहुत छोटी छोटी थी, 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 15,000 रुपया, उसके अंदर उनको हर महीने का 5, 7, 8,000 रुपये की इनकम हो जाती, घर में बैठ के, कहीं बाहर जाना नहीं था। तो हमने हज़ारों औरतों को वो माइक्रो फाइनेंस का लोन दिया, ताकि वो अपने घर के अंदर, अपने घर का काम के साथ में अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे जमा कर पाए, और उससे भी हज़ारों औरतों को फ़ायदा हुआ। तो जो हमने 40,000 के करीब लोगों को पैसा दिया, औरतों को पैसा दिया, एजुकेशन का पैसा दिया, एक आदमी को लोन देना, एक आदमी को एजुकेशन देना, या एक महिलाओं को लोन देना, उसका मतलब होता है कि उस पूरी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना। और आप जानते हो कि जिस घर के अंदर एजुकेशन होगा, जिस घर के अंदर रोज़गार होगा, जिस घर के अंदर काम होगा, वो फैमिली तरक्की करेगी। और मेरा एकदम बहुत पक्का मानना है कि जहाँ पर अगर हम लोग पढ़ लेंगे, और कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वहाँ पे अक़लियत और मेजॉरिटी के लोग एक साथ में तरक्की नहीं करते। तो अक़लियत की तरक्की बहुत ज़रूरी है इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश का नंबर 1 रखने के लिए। और मुझको बेहद खुशी है कि पिछले 7 सालों में हज़ारों लोगों को, आज भी वेबसाइट के ऊपर उसकी पूरी लिस्ट है, और सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ थाना में नहीं, भिवंडी में नहीं, मुंबई से लेकर गच्चीरोली तक का, नंदुरबार तक का मैंने दौरा किया है, और बुल्डाना, अकोला, तमाम आप नाम बताइए उस जगह पर मैंने जाकर के लोगों से मिल करके वहाँ के लोगों को उस लोन का फ़ायदा दिया है। उसके वजह से आज बहुत लोगों के अंदर उसमें जागरूकता आई है। अमीन भाई, एक चीज़ और, आप ही की पार्टी की तरफ से एक घोषणा की गई थी, वो ये थी कि राजीव गांधी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि मतलब कईयों को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है, अगर वो अस्पताल में जाते हैं उस घोषणा का, उस चीज़ का फायदा लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं भी डॉक्टर्स इस चीज़ को, उनको फैसिलिटी देने से इनकार कर देते हैं। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो जब राजीव गांधी जीवनदायी योजना मुंबई के लिए लॉन्च पहले फेज़ में नहीं होने वाली थी, हम मुंबई के सभी आमदार ने मुख्यमंत्री पे बात की, सुरेश शेट्टी जो मिनिस्टर थे उन पर प्रेशर डाला कि आप कोई भी स्कीम अगर सक्सेसफुल चाहते हो तो पहला मुंबई में लॉन्च कीजिए। मुंबई में वो स्कीम लॉन्च हो गई, राजीव गांधी जीवनदायी योजना हुई। उसके फैमिली कार्ड बनाए गए कि पूरी फैमिली के फोटो वाले कार्ड बनाने के लिए हमने हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबा देवी के अंदर स्पेशल कैंप लगाए, जगह जगह में, हर वार्ड में कैंप लगाए, हमारे फोटोग्राफर वहाँ पे रखे, लोगों को फैमिली के साथ में बुलाया, उनका फोटो निकाला, उनको कार्ड बना के दिए। मगर ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं रहा कि हर एक आदमी को वो कार्ड दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने उस स्कीम में थोड़ा सा चेंज किया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऑरेंज राशन कार्ड है, 1 लाख रुपए तक की अंदर उसकी इनकम है, तो उसको हम ये बेनिफिट देंगे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल को उसमें एनरोल किया गया। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने इसके स्कीम का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। क्योंकि कई बार ऐसे देखने सुनने को मिलता है कि वो राजीव गांधी स्कीम जो है, उसके आधार पर डॉक्टर्स जो है वो 10-20 हज़ार 25 हज़ार का ऑपरेशन करते हैं, और 1.5-2 लाख का बिल बना करके पूरा पैसा हजम कर जाते हैं। उसमें कुछ हॉस्पिटल ने ये काम किया कि गवर्नमेंट से भी पैसा लिया और पेशेंट से भी कुछ पैसे ले लिए। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ हमारे नज़र में आई, हमने उस चीज़ को बंद कराया, उस चीज़ को हम कंट्रोल में लाया है। आज मैं खुद पर्सनली, जब मुझको पता चला कि 7 हिल हॉस्पिटल के अंदर राजीव गांधी जीवनदायी योजना इम्प्लीमेंट होती है, मैं खुद यहाँ से मरोल तक गया 7 हिल हॉस्पिटल में, वहाँ पर पेशेंट से बात की कि भाई 7 हिल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट बाकी लोगों को होता है उसी तरह का राजीव गांधी जीवनदायी योजना के पेशेंट्स को होता है क्या? वहाँ के पेशेंट ने हमको बताया कि जी हाँ, जो ट्रीटमेंट उनका होता है उसी लाइन का ट्रीटमेंट हमारा होता है। जे हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, मैं वहाँ भी जाकर लगातार राजीव गांधी जीवनदायी योजना के अंदर जो डॉक्टर्स करते हैं, और मैं उन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो लोग इन हॉस्पिटलों के अंदर काम करते हैं, जे और नायर जैसे में, जो राजीव गांधी जीवनदायी योजना के जो पेशेंट उनके पास जाते हैं, उनका बड़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो बात हो गई बड़े अस्पतालों की, लेकिन अगर ये स्कीम अगर छोटे हॉस्पिटल्स में चालू करना हो, तो ये मान के चले कि दोबारा आपके चुनाव के बाद में आप इस चीज़ पर भी गौर करेंगे। देखिए, इसके कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्म्स है, राजीव गांधी जीवनदायी योजना के कुछ नॉर्म्स है, वो हॉस्पिटल को नॉर्म्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। विदाउट दैट क्राइटेरिया वो कर नहीं पाएंगे। आज हमने राजीव गांधी जीवनदायी योजना में डायलिसिस को लेकर आया है
क्योंकि डायलिसिस, किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी हो गई है कि आदमी अपना डायलिसिस करा नहीं पाते। हमारे एरिया में बहुत सस्ता डायलिसिस होता है, मुस्लिम एम्बुलेंस, सब सिद्दीक और ये लोग बहुत सस्ता डायलिसिस करते हैं, और फिर भी अगर 300, 400, 500 रुपया हो तो पेशेंट अफोर्ड नहीं करता था, बिकॉज कि हफ्ते में एक दिन नहीं होता है, किसी हफ्ते में 3 दिन भी होते हैं। तो आज 12 बार किसी को एक महीने में 500 रुपया देना गरीब आदमी के लिए, तो राजीव गांधी जीवनदायी योजना के अंदर हमने डायलिसिस को भी इंक्लूड करा दिया है, ताकि किडनी का भी काम हो सकता है। और हॉस्पिटल तो सैकड़ों हॉस्पिटल ऑपरेशन तो सैकड़ों ऑपरेशन उसके अंदर डाले गए। राजीव गांधी जीवनदायी योजना हमारे हिसाब से बिल्कुल सक्सेसफुल है, मगर कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात रहती है। तो आने वाले दिनों में जो भी चीज़ हमारे सामने आई है, हम उसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हमने ब्लड ऑन कॉल चालू किया है, मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, ब्लड ऑन कॉल, कि एक आदमी फ़ोन करेगा, उसके पास ऑन कॉल ब्लड आ जाएगा 450 रुपये के अंदर। फिर जो 108 का एम्बुलेंस सर्विस चालू किया गया, अगर कोई पेशेंट को अटैक आता है या कोई हमारी बहन, हमारी महिला कोई प्रेग्नेंट है, उसको अगर हॉस्पिटल तक जाना है तो एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी मेडिकल के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की है। जो मैंने आपको कहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा, कांग्रेस का होगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, वो इसलिए होगा कि ये जो स्कीमें हमने लॉन्च की है, इसका फ़ायदा ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में, देहात में रहने वाले लोगों को भी हुआ है। और मेडिकल, एजुकेशन, ये हेल्थ, इन चीज़ों पे इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, इतना लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है कि लोग कांग्रेस की तरफ ही उनका झुकाव रहता है। महिलाओं को लेकर के आप लोगों की विशेष तैयारी क्या है? मतलब आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, मैंने असेंबली के अंदर ये बात रखी थी, मैंने एक रिपोर्ट पेश की थी। क्योंकि देखिए आए दिन आपके जिस जिस क्षेत्र से आप हैं उसी के आसपास कई कॉलेजेस, कई हॉस्पिटल्स, कई ऐसी चीजें हैं जिस जिस जहाँ पे सुविधा लेने के लिए लोग मुंबई के बाहर से भी आते हैं और मुंबई में भी कई दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं। तो आमतौर पर देखा जाए महिलाओं के साथ में बदतमीजी भी की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है। तो इन सब चीजों की सुरक्षा को लेकर आपने क्या किया? हमने कॉलेज के कुछ बच्चे ने विसल ब्लोअर, सीटी बजाओ वाला एक प्रोग्राम शुरू किया था, हमने उनको सपोर्ट किया कि कोई भी अगर लड़का या व्यक्ति किसी हमारी महिला बहन को छेड़ता है तो सबसे पहले उसने शोर मचाना चाहिए और उसको मारना चाहिए खुद में, ताकि उस आदमी का हौसला हो और लोग भी उसको पकड़ लें। दूसरा हमने काम किया है कि बहुत सारी माना जगहों चाहिए पे, तो ये तो आप एक प्रकार का क्राइम करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई आदमी सुरक्षा छेड़ता है, सुरक्षा अलग औरत चीज हो ने गई। अगर एक बार एक लड़की ने किसी को एक तमाचा मार दिया तो वो आदमी जिंदगी में उस इलाके के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसको पुलिस स्टेशन ले जाना ही है। एक बार क्या होता है कि महिलाएं डर, रोज उन पे कमेंट पास होता है, बच्ची डर जाती है, वो कॉलेज जाना छोड़ देती, स्कूल जाना छोड़ देती, पर एक बार अगर उस बच्ची ने मुड़कर उसके ऊपर तमाचा मारेगा तो 10 आदमी और उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। देखिए, मैं कानून किसी को अपने हाथ में लेने नहीं कहता हूँ, मगर अगर कोई हमारी बहनों को ऐसा छेड़ेगा, कोई हमारी बहनों को परेशान करेगा और वो सोचेगी कि हम अगर सोचते कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन में लाएगा, वो आदमी उधर खड़ा रहेगा, ये पॉसिबल तो है नहीं साहब। तो इसलिए कहीं पर भी थोड़ा सा अच्छे अंदर हमको इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। अगर किसी को एक तमाचा मार दे तो मैं नहीं समझता हूँ कि अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपने आप को इन जिल्लत से बचाने के लिए अगर कोई लड़की ने किसी एक लड़के को एक तमाचा मार दी तो क्राइम होगा, ऐसा मैं पर्सनली नहीं समझता हूँ। एक आध लड़की ऐसी होगी नहीं, इसीलिए हमने लोगों को, इसीलिए लड़कियों को ट्रेन करने के लिए हमने काम किया है। हमने यहाँ पर जो पीटी मानी उद्यान है, वहाँ पे लड़कियों को कराटे ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू किया है, और पुलिस की भी जो प्रेजेंस है एरिया में बढ़ाई है। उसके साथ साथ हमने जगह जगह पे पुलिस से बातचीत करके सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ कैमरे के अंदर होता है, कॉलेजों के पास है, हॉस्पिटल के पास है, जब मार्केट के अंदर है तो चेन स्नैचिंग के केसेस है या लड़कियों से छेड़छाड़ के केसेस, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और मैं आपके माध्यम से हमारे महाराष्ट्र और इस देश के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास डाटा है जिसके अंदर डेफिनेटली वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है स्टेट के अंदर, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम नहीं है, और जब भी वुमेन्स के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट भी क्राइम होगा तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे काबू में लाए। मगर दूसरे स्टेट, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, इसके मुकाबले में हमारे यहाँ उस तरह के क्राइम कम है। चलिए मान लिया जिस तरह से आप बता रहे हैं चीजों को, अगर एक तरफा फैसला हुआ और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? जो अभी हैं वही होंगे या कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा ये मैं जानता हूँ, मुझको इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी, उसके अंदर न मैं बता सकता हूँ न और कोई बता सकता है। वक्त आने पे सही लीडरशिप जो इस महाराष्ट्र को आज जो नंबर 1 है उसको नंबर 1 पे रखने वाला चीफ मिनिस्टर इस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलेगा,
और मुझको पूरा भरोसा और यकीन है कि जो तरक्की पिछले 5 साल से शुरू है, हमने बहुत प्रोग्रेस किया है और आगे जाना है। कहीं अमित पर भाई, भी ये मैं आपको काटूंगा बीच में, ये अंतिम क्षण में ही सारे घोषणाएं क्यों होते हैं और अंतिम क्षण में ही आकर के उद्घाटन का दौर क्यों शुरू हो जाता है? ये पहले की शुरुआती जो 4 साल होते हैं उसमें क्यों नहीं होता है? देखिए, ऐसा है कि अंतिम क्षण में जो चीज़ पाइपलाइन में रहती है उसको रश करके अंतिम क्षण में लाया जाता है। अब आप देखिए, 2000 तक के स्लम की बात की, जबकि मेरे एरिया में बहुत ही निग्लिजिबल स्लम है। मुंबा देवी में कोई स्लम है नहीं, एक आध स्लम होगा, उसके अलावा स्लम है नहीं। मगर जब मुंबई की बात की, महाराष्ट्र की बात की, तो मैं खुद खड़ा होकर असेंबली में बोला था कि 2000 तक के स्लम हमको रेगुलाइज करना चाहिए। और भी जो हमारे सबब के आमदार है, सभी लोग ने उस बात को उठाया था। बाबा सिद्दीकी ने उस बात को उठाई थी, मधु चौहान ने उठाई थी, कांग्रेस के सभी एमएलए ने इस बात को उठाई थी कि स्लम की कट ऑफ को 2000 करना चाहिए। मगर कभी कभी क्या हो जाता है, कोर्ट का मामला आ जाता है, मैटर कोर्ट का हो जाता है, लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट का उसमें कंसर्न आ जाता है। कभी कभी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको लेके लेट होता है। मगर एक चीज़ आपने देखी होगी, और आपने इसको पहले भी अपने माध्यम से आपके दर्शकों को दिखाया है, कि मुंबा देवी में जो इनॉग्रेशन का काम है वो एमएलए बनने के बाद में आचार संहिता लगने तक वो चालू था। ऐसा नहीं था कि सब काम आखिर में हुआ या सब काम पहले हुआ। लगातार हर साल सैकड़ों काम हमने इस इलाके के लोगों के लिए किए, और मुझको इस बात की बड़ी खुशी है कि वो काम ऐसे हुए हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आने वाले 5 साल में अगर जनता आपको जिताती है, अगर आपको फिर मौका मिलता है, तो इन 5 सालों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? किस तरह की घोषणाएं करेंगे? क्या क्या लोगों के लिए आप करना चाहेंगे? देखिए, एक तो चीज़ है, जो पुरानी बिल्डिंगों के लिए हमने 33/7 का मामला बहुत हद तक उसको हल कर दिया है। दूसरा, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही क्लस्टर रिडेवलपमेंट की पॉलिसी को रिवाइज किया है। हमारा ये सपना रहेगा कि इस इलाके में रहने वाला हर एक व्यक्ति के पास अपना एक अच्छा मकान हो। हर बिल्डिंग के अंदर जो है लोग बहुत अच्छी तरह से रहे, सीनियर सिटीजन के पास ओपन जगह रहे, बहुत कंजेस्टेड एरिया है ये, ओपन गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, उसके लिए क्लस्टर रिडेवलपमेंट की जरूरत है। तो क्लस्टर रिडेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसी अभी 10-12 दिन पहले क्लियर होके, पहले भी थी पॉलिसी, मगर पॉलिसी में चेंजेस करके अब हमने लाया उसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे स्कूलों की बहुत कमी है। हमारे इलाके के अंदर 3 स्कूलों का काम, बीएमसी की स्कूल है, 3 स्कूल का काम हमने शुरू करवाया है। एक का तो कंस्ट्रक्शन चालू है, 2 अंडर पॉलिसी में कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। उसके अंदर हमने मुंबई महानगर पालिका को प्रपोजल दिया था, और जो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है कि ये तीनों स्कूल में, एक शुक्ला जी स्ट्रीट में है, एक इस्लामपुरा में और एक सिंधी गली में है, ये तीनों स्कूलों में तकरीबन 50 करोड़ रुपया खर्च करके, 50 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ पर नई बिल्डिंगें बनाई जाएगी, जिसमें इंडोर स्टेडियम होगा, जिसमें आउटडोर स्टेडियम होगा, जिसमें इंडोर गेम की प्रोविजन होगी, जिसमें आउटडोर गेम की प्रोविजन होगी, जिसमें लाइब्रेरी होगी, जिसमें कंप्यूटर लाइब्रेरी होगी। पूरे प्लान रेडी है, और एक स्कूल का तो काम चालू है, तकरीबन 3 माले में उस बिल्डिंग का काम हो गया है। तो उसके अंदर जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, तेलुगु है, वो वहाँ जो चलती है वो स्कूल शुरू रहेगी। उसके साथ साथ मेरा ये प्रपोजल था कि क्योंकि अब बच्चे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में एडमिशन के लिए जगह नहीं मिलती है, लिमिटेड स्पेस है वहाँ पर, तो ये 3 जगहों पर इस वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम की स्कूल चालू होने चाहिए। और मुझको बहुत खुशी है कि मुंबई महानगर पालिका ने मेरा ये प्रस्ताव को अप्रूव करके, इन प्रिंसिपल उन्होंने जो है ये 3 स्कूलों में जब बन जाने के बाद में अंग्रेजी मीडियम स्कूल चालू करने का फैसला ले लिया है। दूसरी एक बात यह कि इस इलाके के अंदर हॉस्पिटल की कमी है। छोटे छोटे हॉस्पिटल है, हमारे साबु सिद्दीक हॉस्पिटल, डॉक्टर सुमार चला रहे, बहुत अच्छा चलता है, प्रेम बलिगान हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल है। मगर आज हम देखते हैं कि जो रेशो होना चाहिए आबादी के तनासुब से, कि इसके अंदर जो इतने पॉपुलेशन है उस पर जितने बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए वो कमी है हमारे पास। तो जो अभी नई क्लस्टर रिडेवलपमेंट की पॉलिसी होगी, उसके अंदर हमने स्पेशल प्रोविजन किया है, अगर कोई आदमी स्कूल या हॉस्पिटल बनाता है तो उसको एफएसआई में से वो एरिया काट दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर क्लस्टर रिडेवलपमेंट पॉलिसी में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हॉस्पिटल और स्कूल जरूर बनेंगे। इस बात का मैंने बिल्कुल नोट करके रखा है कि जो भी रिडेवलपमेंट होगी उसके अंदर हम इन 2 चीज़ों का प्रोविज़न जरूर करेंगे। तो बिल्डिंगों की बात हो गई, हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। तो मेन क्या है कि लोगों को रहने के लिए घर, पढ़ने को अच्छी स्कूल और इलाज के लिए हॉस्पिटल मिल जाए तो एक आदमी की ज़िंदगी की बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप समस्त देश को और अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? आप जो काम करते हैं, मैंने बहुत सारे चैनल देखे, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, मगर आपका एक अलग है, आप लोगों को जागरूक करते हैं, आप लोगों को
हकीकत बताते हैं, आईना बताते हैं, खबर आपकी सच्ची रहती है, उसके वजह से आपकी व्यूअरशिप जो आपके साथ में लगातार जुड़ी हुई रहती है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि इसी तरह से आप लोगों की जो है, ये भी एक तरह की, मेरे हिसाब से जिस तरह हम पॉलिटिक्स में आके लोगों की सेवा करते हैं, आप मीडिया में रह करके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को सच्ची खबर बता के उनकी सेवा करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं जिस तरह की योजना आपके पास है और जिस तरह के विश्वास को लेकर के आप काम कर रहे हैं जनता के साथ में, आगे भी इस चीज़ को लेकर बने रहें। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो ये थे श्रीमान आमिन पटेल साहब। इनको इस बात का पूरा विश्वास है कि जनता इनको दोबारा चुन के एक बार फिर से 5 साल के कार्यकाल का मौका देगी। हम भी चाहेंगे ये चुन करके आए और अपने वायदों पर स्थिर रहें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पे और ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए